देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद दोस्तों जहां पर दतिया से लेकर बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ आए नतीजे ने पूरी तरीके से बीजेपी के अंदर कोलाहल मचा दिया है। दोस्तों मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि अचानक से पहली बार नरेंद्र मोदी को संसद भवन में मौजूद अपने ऑफिस के अंदर नीतीश कुमार को अचानक बुलाना पड़ा। दोस्तों और एनडीए गठबंधन की बैठक में अचानक से बीजेपी के लोग जाने लगे और बताएंगे कैसे बिहार के अंदर नीतीश कुमार की वापसी को लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों और मध्य प्रदेश के अंदर तो पूरी की पूरी इकाई को बीजेपी को भंग करना पड़ा। दोस्तों और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तब सारी बड़ी जानकारी तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कैसे उपचुनाव ने पूरी तस्वीर को बदल दिया है। दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से पैनिक मोड में ला दिया है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जिस नीतीश कुमार को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करने के मूड में चल रही थी। दोस्तों एक भी दिन आप लोगों ने अभी तक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं देखी होगी जब से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया था। दोस्तों लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार की अहमियत समझ में आने लगी है। दोस्तों यानी पहला उपचुनाव हुआ है जहां पर बिना नीतीश कुमार के नाम के बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए बिहार में उतरी थी। दोस्तों और सम्राट चौधरी के तमाम तरीके के प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की हाई प्रोफाइल सीट होने के बावजूद, बार बार उनके दौरे के बावजूद यहाँ से प्रशांत किशोर ने 20,000 के अंतर से चुनाव जीत लिया। दोस्तों जो अपने आप में पूरे बिहार नहीं बल्कि देश की राजनीति को हिलाने वाला मामला था। दोस्तों अगले ही दिन नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को संसद भवन के अंदर मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय मुलाकात करने के लिए बुला लेते हैं। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड को भी इस पूरे मामले पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस कारण से ये नतीजे आए हैं और मामला यही नहीं रुकता है। दोस्तों इसके आगे और भी बढ़ जाता है और बिहार में पूरे दिन बयानबाजी गूंजती रही। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने, खासकर जो वरिष्ठ नेता है जनता दल यूनाइटेड के, वे सबके सब नीतीश कुमार को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों और वापस से नीतीश के हाथ में कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह और आनंद मोहन जैसे नेता भी नीतीश कुमार की वापसी चाहते हैं। दोस्तों तो कहने का मतलब यह है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से बीजेपी को लेकर एग्रेसिव हो गई है कि भाजपा एक उपचुनाव बिना नीतीश कुमार के जीत नहीं सकती और इसके बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन करके भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही थी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये तो मौका है नीतीश कुमार के पास जब वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकते हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी बेशक मुस्कुरा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ बैठकर, लेकिन असली मुस्कुराहट तो नीतीश कुमार की दिखाई दे रही है। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर या तो नीतीश कुमार को कोई बड़ा पोस्ट दिया जाएगा दोस्तों, या फिर नीतीश कुमार बिहार में वापसी का दबाव बनाएंगे। दोस्तों जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि ये तो बिहार के अंदर बीजेपी का कोलाहल शुरू होने वाला मामला है। दोस्तों लेकिन असली पैनिक बटन तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर दबा दिया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर अचानक से खबर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने दतिया के पूरा जिला संगठन को ही भंग कर डाला है। दोस्तों अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत पूरी जिला कार्यकारिणी को पोस्ट से हटा दिया गया। जिले में काम कर रही सभी स्थानीय संगठनात्मक इकाइयों को भी खत्म कर दिया गया है। यहां तक कि नई टीम बनाने का ऐलान किया गया है। इस फैसले को उपचुनाव में मिली हार के बाद संगठन में किए गए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि बीजेपी की ओर से जारी किए गए आदेश में जिला के अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। इतना ही नहीं, पार्टी ने मंडल, मोर्चा, विभाग और दूसरे सभी स्थानीय इकाइयों को भी पूरी तरीके से खत्म कर डाला है। दोस्तों दतिया में अब बीजेपी का कोई संगठन बचा नहीं है, पूरी तरीके से संगठन को उड़ा दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पर और तंज कसना शुरू कर दिया। दोस्तों कांग्रेस ने कहा कि जनता के बीच अगर ये लोग गए होते तो इनको कार्यालय नहीं ढूंढना पड़ता, अभी तो ये कार्यालय ढूंढ रहे कि कहां कौन सा इनका वाला है और जिसको डिलीट किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि बिहार से लेकर मध्य प्रदेश दतिया तक भारतीय जनता पार्टी में पैनिक बटन दब चुका है। दोस्तों क्योंकि बीजेपी को अब पता चल गया होगा कि ये छात्रों का ही गुस्सा है जो देश के अंदर प्रकट होकर बीजेपी को बुरी तरीके से शिकस्त दे रहा है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बीते दिन दिल्ली के अंदर भाषण दे रहे थे। दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि हम देश में एक अजीब समय को देख रहे हैं, देश एक अजीब समय से गुजर रहा है, छात्र सड़क पर है, बहुत दर्द में है और वे परीक्षा में निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। वे एक ऐसे शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं जो काम करे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी आते हैं और उन्हें ही माफ कर देते हैं। उन्हें ये विचार कहाँ से आया, उन्हें भारत के भविष्य को माफ करने का हक किसने दिया, ये सारे सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों राहुल गांधी भी पूछना चाहते हैं कि आखिर देश के युवाओं को कैसे माफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, खासकर उन लोगों को दिया है जो डिसिप्लिन पार्टी का नहीं मानते दोस्तों, और साफ तौर पर बोल दिया कि केवल 1 मिनट लगेगा, इस्तीफे को स्वीकार कर लूंगा। यानी हुआ कुछ ऐसा दोस्तों की
कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों के इस्तीफे को ज्यादा अहमियत नहीं दी। दोस्तों इन 2 विधायकों ने राज्य के अंदर कैबिनेट विस्तार में जगह न मिलने के कारण विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। डीके शिव कुमार ने इन विधायकों से कहा कि वे सभी राजनीति कर रहे हैं और इस्तीफा स्वीकार करने में मुझे केवल 1 मिनट का टाइम लगेगा और 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगाऊंगा और तुरंत आप लोगों की विधायकी चली जाएगी और आपको चुनावी मैदान में जाना पड़ेगा। शिव कुमार ने कहा कि इस्तीफा देना राजनीति का हिस्सा है। जो इस्तीफा देना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई इस्तीफा देना चाहता है तो मैं उसे कुछ ही मिनट में स्वीकार कर लूंगा। एक तरीके से इन विधायकों को संदेशा दिया गया है कि अगर को लगता है कि ये इस्तीफा देकर मुझ पर दबाव बना लेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और एकदम सख्त लहजे में कहा गया कि इसकी हमको कोई ज्यादा जरूरत है भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास 140 विधायकों का समर्थन है दोस्तों और 1-2 विधायक इधर से उधर हो भी जाए तो इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी मानते हैं कि विचारधारा को लेकर एकदम सख्त संदेश देना एकदम सही जरूरी था और एकदम वही किया गया है। डीके शिव कुमार ने इससे पहले सिद्धरमैया और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में कई राउंड की बैठक की है दोस्तों। बैठक में सब कुछ तय करने के बाद आगे कदम उठाया जा रहा है तो कुछ विधायकों को लग रहा होगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन क्योंकि पार्टी आला कमान के सारे व्यक्तियों ने मंजूरी दी है उसके बाद जाकर नए नाम की घोषणा की गई है जो शपथ लेंगे। तो एक तरीके से अब वो जो 2 विधायक है उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो इस्तीफा दे चुके हैं। अब पार्टी अगर उनका इस्तीफा स्वीकार कर ले तो उनको चुनाव में जाना पड़ेगा, लेकिन पार्टी नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ किया जाए तो इनको वापस एक मौका दिया जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ समय और इंतजार करके जरूर कोई बड़ा पोस्ट मिलेगा और अगला चुनाव अगर जीत कर आएंगे तो जरूर एक वरिष्ठ नेता के तौर पर होंगे तो इनको जगह मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। तो डीके शिव कुमार पूरी तरीके से पार्टी का समन्वय बनाकर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इन विधायकों के लिए भी एक हिदायत तब दी गई है जब डीके शिव कुमार की सिद्धरमैया के साथ में बातचीत है और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में चर्चा हो चुकी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ रक्षा संबंधी स्थायी समिति की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को ही बैठक के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भागीदारी अनावश्यक रूप से बढ़ाई जा रही है। इसे लेकर हर मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है दोस्तों। इस पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्ण सिंह ने कहा कि आप अपने दावे से जुड़े सभी दस्तावेज मुहैया कराइए, हम उन्हें जवाब देने के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे और मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी गई दोस्तों। बैठक के दौरान समिति के सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राहुल गांधी ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं उनको बताना चाहिए। बैठक के अंत में समिति के अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी इस मामले में तथ्यों की जांच करेगी और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत जिन संगठनों और सैनिक स्कूलों को आवंटित किया गया है उसकी सूची की जांच की जाएगी और सूत्रों के अनुसार पीपीपी मॉडल के तहत 70 सैनिक स्कूल विभिन्न संगठनों को आवंटित किए जाएंगे जिसमें विद्या भारती और शिशु मंदिर शामिल है। तो ऐसे में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी की ओर से दी गई हिदायत पर बीजेपी के लोग भड़क रहे हैं दोस्तों और सबूत मांग रहे हैं। सबूत क्या, सबको पता है कि कैसे सैन्य स्कूलों को आरएसएस के कब्जे में कराया जा रहा है और ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर एक जयंती का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। इस जयंती के अवसर पर यानी जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है दोस्तों, जिसके जरिए ब्राह्मण समाज के बीच में अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने और सामाजिक समीकरण खड़ा करने का संदेश दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के अंदर जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी दोस्तों और ये कार्यक्रम सपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। सपा की रणनीति को बीजेपी के मजबूत सामाजिक आधार पर सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, यानी समाजवादी पार्टी अपना विचारक जनेश्वर मिश्र को मानती है दोस्तों, लोहिया को मानती है। तो ऐसे में जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के विचारक है दोस्तों। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम में जनेश्वर मिश्र पार्क भी बनाया गया था और अब उसी पार्क के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात चल रही थी, क्योंकि जनेश्वर मिश्र खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं दोस्तों। तो ब्राह्मण समाज को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से प्रदेश भर के अंदर सभा करना चाहते हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि जनेश्वर मिश्र को इस मामले से जोड़कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ब्राह्मण समाज में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बांकीपुर के अंदर आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ बीजेपी का हाल, और ऐसा ही अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भी इसी तरीके का हाल होगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जब तक कांग्रेस पार्टी का एनएसयूआई है दोस्तों, देश की कोई सड़क सुनसान नजर नहीं आएगी, वहां पर कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसा ही मामला पटना से सामने आता है दोस्तों, जहां पर पटना की सड़कों पर मंगलवार को भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, धांधली और रोजगार के मांगों को लेकर हजार छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े दोस्तों। आंदोलन का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले किया गया, जिसे कई प्रमुख छात्र संगठनों और राजनीतिक नेताओं का भरपूर समर्थन मिला दोस्तों। प्रदर्शनकारी छात्र जेपी गोलंबर और इनकम टैक्स के चौराहे पर पुलिस
पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर चढ़ गए और उग्र नारेबाजी करने लगे। दोस्तों छात्रों ने पुलिस की घेराबंदी तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया दोस्तों, जिससे मौके पर भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो कहने का मतलब बिहार के अंदर छात्रों का आंदोलन अपने पुराने मोड में चल रहा है दोस्तों और जोरदार तरीके से बड़ा चल रहा है। ऐसे में बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य की गाथा लिखना शुरू कर चुका है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि युवाओं के आंदोलन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और इस आंदोलन को और ज्यादा तूल तब मिला जब कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से भी मोर्चा संभाला गया। एनएसयूआई ने भी अपने तरीके से विरोध जताया है। अगर आप भी मानते हैं कि देश भर के अंदर इस तरीके के मामले जोर शोर से गूंजने चाहिए, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में परिणाम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश के अंदर प्रमुख जनहित के मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने की मांग की है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि दतिया का जनादेश केवल एक सीट का परिणाम नहीं है, बल्कि जनता की पारदर्शी और जवाबदेही और विकास की अपेक्षा का संदेश है। जीतू पटवारी ने बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आदिवासी तथा पिछड़ा दलित वर्ग से जुड़े मुद्दे पर क्रमशः श्वेत पत्र जारी करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथ्यों और सुझावों के साथ रचनात्मक संवाद के लिए तैयार है तथा सरकार भी आंकड़ों के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। आप लोग अगर मानते एकदम बात सही है दोस्तों, दतिया का जो उपचुनाव बीजेपी हारी है ये केवल एक छोटा सा उपचुनाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत का इस्तेमाल यहाँ पर किया था, अपने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नेताओं को उतार दिया था दोस्तों, जो दिन रात यहाँ पर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये देश की चुनावी संघर्ष की गाथा गाई जा रही है। और इसके बाद पता चलता है कि कैसे दोनों जगह बांकीपुर और दतिया में भारतीय जनता पार्टी का अब हालत दूभर हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पर तो पैनिक बटन भी बीजेपी वालों ने दबा दिया है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर सोशल मीडिया पर पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद को सॉल्व करने के लिए यानी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कांग्रेस पार्टी को 3 बड़े सुझाव दिए जा रहे हैं दोस्तों। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि अगर पंजाब के अंदर स्थिति को सुधारना है और पंजाब के अंदर युवाओं को सुधारना है तो सबसे पहला काम ये करिए कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करे कि जो पार्टी के प्रधान यानी जो अध्यक्ष है वो चुनाव लड़े शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री पद के लिए और दावेदार माने जाने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के करीबी प्रताप बाजवा को विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को अमृतपाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों इन सब लोगों को एक टफ चुनाव देना चाहिए, यानी मजबूत चुनाव देना चाहिए। जब ये वहां से जीत कर आ जाएंगे तब इनका भरोसा अपने ऊपर बढ़ जाएगा, वरना ये सब के सब उपचुनाव में जीते हुए लोग इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की नहीं जा सकती दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पर बीजेपी को अब धकेला भी जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते हैं उन सबको टिकट देकर बोलना चाहिए कि आओ और एक बार लड़कर दिखाओ चुनाव। कैसे आप लोग लड़ते हो तब पता चलेगा कि या तो वो नए आइडिया के साथ में आएंगे या फिर उनका अहंकार पूरी तरीके से टूट जाएगा दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की कटिंग शेयर करते हुए लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी है। बीजेपी के लिए मैसेज है उसके आंतरिक विवाद और उसके सहयोगी पार्टियों को अलग थलग करने का और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कोर स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने का। ऐसे में दोस्तों अभिषेक उपाध्याय पत्रकार कहते हैं कि बांकीपुर में बीजेपी की हार को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में एक बेहद सटीक विश्लेषण छपा है। पहली बात यह कि बीजेपी का जो कोर वोट माना जाता है वही धसक रहा है और ये बहुत बड़ी चेतावनी है। दूसरा मामला है एरोगेंस यानी अहंकार। ये बहुत ही आम फीडबैक है कि सत्ता में बैठी बीजेपी का करीब करीब हर पॉपुलर नेता एरोगेंस में जीवित स्मारक के तौर पर काम कर रहा है। यानी जिस भी बीजेपी के बड़े नेताओं से पूछो वो अलग ही अहंकार में घूम रहा है कि हमारी तो सरकार चल रही है, हम लोग तो सरकार में बने रहेंगे, हम लोग ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों। ये नहीं बता रहे कि आखिर इतनी अहंकार का बीजेपी का मसला क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अहंकार में डूबे हुए हैं दोस्तों, लेकिन सबको पता है कि ये जरूर भाजपा वालों को तोड़ने वाला मामला है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बड़े बवाल देखने को मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना के बर्ताव को लेकर निशाना साधा दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना का ये कहना कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है वे लोग ये दिखाए कि उन्होंने कितना चंदा राम मंदिर को दिया है। यानी दोस्तों स्पीकर के पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरी तरीके से बाइसनेस दिखा रहा है, यानी पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है दोस्तों, जिसे लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब
क्या कोई चुनी हुई विधानसभा का सदस्य अपनी आस्था के आधार पर चोरी को चोरी भी नहीं कह सकता? क्या अब हत्या को हत्या नहीं कह सकते, डकैती को डकैती नहीं कह सकते? फिर वही बात आ जाती है कि उसूल वक्फ बोर्ड पर लागू क्यों नहीं होता, जहां पर गैर मुस्लिमों को जबरन शामिल किया जा रहा है? हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड को मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं दी जा रही है? और जिस प्रकार पार्टी का लोकसभा में एक ही मुस्लिम सांसद नहीं है, बीजेपी का नहीं है, उसे 3 तलाक बिल और असंवैधानिक चीजें लाने की क्या जरूरत पड़ गई? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल असदुद्दीन ओवैसी भी खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन सहयोगी के बीच में बेहतर तालमेल और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गोवा के अंदर एक समन्वय समिति का गठन किया है। दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया था कि गोवा के अंदर एक बड़ा खेला होने वाला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चा अंतिम दौर में पहुंच गई है दोस्तों, और इसमें विजय सरदेसाई एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन सहयोगियों के बीच में तालमेल बिठाने को लेकर पार्टी की तरफ से माणिकराव ठाकरे को चेयरपर्सन बनाया गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है। बात करने के लिए अलग अलग पार्टियों से दोस्तों गिरीश चोनकर भी मेंबर बनाए गए हैं, यूरी अले माओ को भी जिम्मेदारी दी गई है और अंजलि निवालकर को भी जिम्मेदारी दी गई है। एमके शेख जिम्मेदारी संभालेंगे और वीरिताओ फर्नांडिस भी इसमें जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब सभी धर्म जाति समूह वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और ये कैंपेन करेंगे, जगह जगह जाएंगे और उसके बाद प्रदर्शन को लेकर आम जनता के बीच में जो परसेप्शन है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुक्तसर साहिब पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर उनके खिलाफ पोस्टर लहराए गए, बैनर लहराए गए और इसमें लिखा हुआ था कि गो बैक यानी वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। भूपेश बघेल ने इसे अपना अपमान बताया दोस्तों। इसके बाद जब वो वापस लौटे तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक बड़ी कार्रवाई की दोस्तों, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभदीप सिंह बिट्टू ने इस मामले में एसएसपी के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। कुछ लोगों की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जहां तहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विरोध करके उनको डराने धमकाने अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई दोस्तों, जिसे लेकर अलग अलग तरीके की चर्चाएं तेज हो गई है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि थालापति विजय का एग्रेसिव रूप देखने को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर के अंदर डीएमके द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कथित टिप्पणियां देखने को मिली दोस्तों। आरोप है कि उदयनिधि स्टालिन तमिल का वेत्री कजगम यानी टीवीके के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के आलोचना कर रहे थे और आलोचना करते करते मंच से नीचे से आवाज आने लगती है, त्रिशा करने लगते हैं दोस्तों। कहने का मतलब एक तरीके से जो थालापति विजय से जुड़ी हुई महिला एक्ट्रेस है दोस्तों, उनका नाम ले लेकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद थे तो इसके बाद बिल्कुल भी उस तरीके की स्थिति नहीं थी कि इतने देर बैठ नहीं सकते और हिरासत में तो इनको ले लिया गया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय की सरकार के द्वारा लिए जा रहे एक्शन को लेकर बिल्कुल उनको तानाशाही बताने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि परिवार के ऊपर अगर कोई जानबूझकर उल्टी सीधी बातें बोल रहा है तो एक्शन तो होना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वाराणसी के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दूर पटना के अंदर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर को लेकर अति उत्साहित दिखाई दे रही थी और बांकीपुर से कुछ ही दूर पर मौजूद वाराणसी के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और नरेंद्र मोदी को कई राउंड तक लगातार पिछाड़ने वाले नेता अजय राय ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़कर फेंका जाए और हम लोग वाराणसी की 8 की 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को ताकर देंगे। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त है कि इस बार वाराणसी के अंदर हम लोग चमत्कार करेंगे। इस तरीके का मामला सामने आएगा कि लोग चौंक जाएंगे। साथ साथ दोस्तों अचानक से संसद भवन के अंदर घिर रही मोदी सरकार और उसके बाद अलग अलग इलाकों के अंदर भी बुरी तरीके से इनके खिलाफ माहौल बन रहा है। तब ये जैसे तैसे इस मामले पर अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन की बैठकें तो हो ही रही है, लेकिन अब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए गठबंधन के मंगल मिलन करने लगे दोस्तों। कहने का मतलब इनको डर खौफ सब कुछ सता रहा था। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर 2030 से पहले क्यों लागू हुई नीति, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि पंजाब विधानसभा मंगलवार को केंद्र सरकार की E20 एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पर पारित करते हुए चर्चा कर रहा था दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है कि पंजाब के सारे बड़े नेता मौजूद थे और चर्चा एथेनॉल के मामले पर किया जाता। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बचे कुछ 1-2 विधायक है वो भी पलटी मारकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये तो फेस सबको सामने करना पड़ेगा, सबको सामने से इसका ब्लंट झेलना पड़ेगा। तो ये बात तो अब खुलकर सबके सामने आ रही है। तो ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर रखिएगा। और एक तरीके से ये बहुत बड़ा मामला भी हो सकता है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर E20 को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो दी जा रही है उस पर बीजेपी के लोगों के द्वारा थोड़ा भी सोचा जा रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर
चुनाव आयोग ने दिल्ली में SIR की तारीख बढ़ा दी है दोस्तों। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग के अनुसार जब मसौदा मतदाता सूची 17 अगस्त के बजाय 24 अगस्त को जारी की जाएगी। 7 दिन और बढ़ाया गया है। मतदाताओं की तरफ से किए गए दावे और आपत्तियों का निपटारा करने के लिए अधिकारियों को 24 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में रहना होगा। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि SIR के नाम पर अलग अलग राज्यों के अंदर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस के नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 3 दिवसीय नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य और निर्वाचन अधिकारी सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है दोस्तों। न्यायमूर्ति BV शर्मा की एकल पीठ ने नटराजन की सुनवाई पर अगली सुनवाई पर फिर से डेट दिया जाएगा। तो इसे आपको परेशानी होगी अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ये जो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो राजनीतिक दल एकजुट होकर अपने आसपास के सारे नेताओं के बयान को एकजुट करने लगी दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचना चाहिए और जल्दबाजी में नहीं बल्कि सही समय पर कोर्ट पहुंची है दोस्तों। अब देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या कोई बड़ी फटकार लगाई जाएगी या फिर जो भी कोई फालतू के जवाब देंगे बीजेपी के लोग तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। अपने देश के अंदर जो युवा है उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखेगा। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं और भी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश बदलाव चाहता है तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।